अस्सलाम वालेकुम budding sports psychologists. Welcome to lecture number 34 on sports psychology. Lecture number 33 के दौरान हम अग्रेशन से मुतल्लिक काफ़ी गहरी बहस कर चुके हैं। उससे पहले हमने आपको बताया था एथिक्स के बारे में। एथिक्स और अग्रेशन, मॉरलिटी और अग्रेशन का ताल्लुक भी हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अग्रेशन की वजूहात क्या हैं, एक्सप्रेशंस क्या हैं। आज हम ये देखेंगे कि अग्रेशन जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। मेजर करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि इसका कितना असर पड़ रहा है। ये तमाम चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले कि आज का लेक्चर शुरू करें, लेट अस रिव्यू व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट लेक्चर रिलेटेड टू अग्रेशन एंड स्पोर्ट्स। आपको याद होगा कि पिछली मर्तबे हमने जिक्र किया था अग्रेशन क्या चीज़ है। वी हैड डिफाइंड अग्रेशन, we had defined violence related to sports, aggression related to sports. We talked about aggression or violence related to men, aggression, violence related to women, and aggression, violence related to fans or spectators. सिर्फ ये समझना कि मर्द जो हैं वो वायलेंस ज़्यादा एक्सबिट करते हैं या वायलेंस एक्सबिट करते हैं और औरतें या स्पेक्टेटर्स और फैंस जो हैं वो इस चीज़ में मुब्तला नहीं होते, इसका इजहार नहीं करते, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने ये बात पिछली दफ़े तय कर ली थी। फिर हमने देखा था पिछली दफ़े कि वायलेंस या अग्रेशन और असर्टिवनेस में क्या फ़र्क है। हमने देखा था कि असर्टिवनेस जो है वो अग्रेशन से मुख्तलिफ है। somebody is not trying to hurt or injure another person in being assertive. Being assertive is doing your own thing without the intention of hurting somebody else. And aggression is the intention to inflict harm or injury on somebody else. And we talked about assertiveness being separated from aggression. इसके बाद हमने आपसे जिक्र किया था थियरीज ऑफ अग्रेशन के बारे में, और हमने इस ज़िमन में 4 थियरीज आपको बताई थी। इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि हम देखें कि अग्रेशन है क्यों स्पोर्ट्स पर्सन्स में, मर्दों में या औरतों में या फैंस में या स्पेक्टेटर्स में अग्रेशन है क्यों, ताकि अगर हमें उस क्यों का पता चल जाए, उसकी बुनियाद का पता चल जाए, तो हम अग्रेशन को कंट्रोल कर सकें, कर्टेल कर सकें, इसको ख़त्म कर सकें, ताकि स्पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा असर्टिव हों, अग्रेसिव ना हों, और ये लोगों के लिए एंजॉयमेंट का ज़रिया बने। ये हमने 4 थियरीज़ का जिक्र किया था इस रेफरेंस में। वो कौन कौन सी थियरीज़ थी, इसका भी अयादा कर लीजिए। इंस्टिंक्ट थियरी, जिसमें लोगों का ख्याल है, माहिरीन नफ्सियात का ख्याल है कि अग्रेशन जो है वो पैदाइशी तौर पे एक शख्स का, उसकी ज़ात का हिस्सा है। दूसरी थियरी जो हमने देखी थी ज़िम्न में वो थी सोशल लर्निंग थियरी, जिसमें कुछ माहिरीन नफ्सियात का ख्याल है कि अग्रेशन जो है वो हम अपनी सोसाइटी से, सोशल एनवायरनमेंट से, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से हम अग्रेसिव होना सीखते हैं। तीसरी थियरी जिसका हमने जिक्र किया था वो है द थियरी ऑफ मॉरल रीजनिंग, दैट ए डेवलप्ड मॉरलिटी इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस सच एज अग्रेशन। और चौथी थियरी जिसका हमने जिक्र किया था, दैट वी कॉल द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थियरी, दैट aggression is the reaction to in relationship with frustration, such that frustration predisposes a person to aggression, and when he expresses his aggression, his frustration is lowered. So aggression is, to these theorists, a way of reducing frustration. ये हमने 4 थियरीज का हमने पिछली मर्तबे जिक्र किया था।
चलिए अब आगे देखते हैं कि और अग्रेशन के बारे में हमें क्या क्या माहिरीन नफ्सियात जो स्पोर्ट्स से मुतल्लिक हैं वो क्या बताते हैं। पहली बात जो इस लेक्चर में शुरू करनी है हमने, दैट इज़ द कैथारसिस इफ़ेक्ट ऑफ अग्रेशन। अग्रेशन जो है, जब उसका गेम्स में स्पेक्टेटर्स या स्पोर्ट्स पर्सन्स इजहार करते हैं तो दैट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर पेंट अप इमोशंस। इसलिए aggression is a kind of a catharsis. It is a release of our negative or heightened emotions. That is the catharsis effect. The expression of aggression in sports releases those pent up emotions. मिसाल के तौर पर एक सेंटर फॉरवर्ड फुटबॉल में या हॉकी में गोल करना चाह रहा है अपोजिंग टीम पर, लेकिन अपोजिंग टीम के जो डिफेंडर्स हैं वो स्ट्रांग हैं और वो उसको गोल नहीं करने दे रहे। इस वजह से द सेंटर फॉरवर्ड इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड दैट फ्रस्ट्रेशन is a kind of a pent up emotion. So when the center forward shows aggressive behavior, intentionally hurts the defender, that intentional expression of aggression releases those pent up emotions of frustration, has a cathartic effect. Of course, it has a negative effect also, but it has a cathartic effect. इसलिए aggression के इजहार में जो चीज़ शामिल है, वो अहम तरीन चीज़ जो शामिल है वो है that expression of aggression is a catharsis. A person who is aggressive in sports feels a release of pent up emotions. इसलिए वो aggression की तरफ माइल होता है, because being aggressive he is releasing his emotions. और यही इसमें बुरी चीज़ है, यही इसमें खतरनाक चीज़ है, that because of that release emotions flare up and the behavior of people, one person or people around, may become so overactive that it might be destructive, it might be injurious, not only for the small group, for both the entire teams, and in fact the entire people who are filled in the stadiums. एक आपको इस रेफरेंस में बात भी बता दूं कि कुछ ममालिक में पिछले चंद बरसों के दौरान इस स्पोर्ट्स अग्रेशन की वजह से इतने बुरे असरात हुए थे that the countries were prepared to go to war with each other. Obviously, good sense prevailed and both the countries pulled back from going to war, but the pent-up emotions and the expression of those pent-up emotions have the danger of bringing not only the two persons or the two groups or the two teams into a very dangerous situation, but it may also lead to a warlike situation. So when aggression is expressed, it has a cathartic effect, but the danger is that the cathartic effect leads to further flaring up of emotions, further expression of aggression, and that aggression and that expression of aggression may become all enveloping, and that is the danger in the catharsis effect of aggression related to sports. इस ज़िमन में हमने aggression से मुतल्लिक पहले लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ी थी, आज हमने तीसरी चीज़ देखी। अब चौथी चीज़ पे गौर करते हैं, और वो चौथी चीज़ क्या है? क्या aggression को मेजर करना पॉसिबल है? क्या हम अग्रेशन को मेजर कर सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा है कि क्या अग्रेशन इन स्पोर्ट्स कैन बी मेजर्ड, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस बात से मुतल्लिक हमने आपसे बार बार गुजारिशात की हैं, और एक अहम तरीन बात जो मैं आपके जहन में अयादा के तौर पे दोबारा लाना चाहता हूँ वो ये है कि हमने आपको बताया था कि साइंस हमें ये बताती है that anything that exists can be measured. If aggressive behavior, if aggression in sports exists,
and we have observed that it does, then of course it can be measured. हम general aggression की बात नहीं कर रहे इस वक्त, measurement of aggression. हम measurement of aggression related to sports की बात कर रहे हैं. Yes, aggression related to sports can be measured. And we have developed a number, by we I mean sports psychologists have developed a number of measures, quantifications of aggression that is exhibited in sports. इसमें पहला जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, the first measure developed by Buss and Perry called the aggression questionnaire. आप जानते हैं क्वेश्चनेयर एक सवालनामा है और उस सवालनामे के हम मुख्तलिफ हिस्से बना लेते हैं और फिर उस सवालनामे के हिस्सों के जो जवाबात हैं उनकी बुनियाद पर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि कोई भी वेरिएबल जो है वो किस हद तक एग्जिस्ट कर रहा है. इसी तरह से अग्रेशन को भी अग्रेशन क्वेश्चनेयर के ज़रिए मेजर किया जाता है. एक तो ये मेजर है अग्रेशन क्वेश्चनेयर. दूसरा मेजर जो अग्रेशन का है दैट इज़ कॉल्ड द अग्रेशन इन्वेंट्री. आप जानते हैं कि आप ऐसे मेजर्स जो पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ औसाफ को की पैमाइश करें, हम उनको इन्वेंट्रीज कहते हैं. दिस इन्वेंट्री मेजर्स अग्रेशन. तो ये दो अहम अग्रेशन के मेजर्स हैं. कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड मेजर्स का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा जो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड अग्रेशन को मेजर करते हैं. और वो क्या है? फर्स्ट वन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, is called the athletic aggression inventory. This measures the aggression of people related to sports specifically. इसका हमारी शख्सियत या हमारे जनरल aggression से ताल्लुक तो है ही, लेकिन as aggression in our personality expresses itself in specific sports situation, this is what the athletic aggression inventory measures. So this is a sport-specific quantification of aggression. The other one is the continuum of injurious acts. ये भी एक समझ लीजिए सवालनामा या इन्वेंट्री टाइप चीज़ है which measures the aggression in people related to sports specifically. तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो इन्वेंट्रीज जो हैं, ये दो मेजर्स जो हैं, ये अग्रेशन मेजर करते हैं विच आर द एक्सप्रेशंस ऑफ अग्रेशन विच आर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक. जहां हमने अग्रेशन को इन जनरल मेजर करना सीखा है, हमसे मेरी मुराद माहिरीन नफ्सियात ने, वेयर अग्रेशन इज मेजर्ड इन जनरल, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स हैव आल्सो डेवलप्ड measures that quantify aggression related to specifically sports activities. ये दो जिनका हमने जिक्र किया, ये sports specific measures of aggression है. चलिए इससे अगली बात का जिक्र करते हैं, and that relates to violence in spectators or violence in fans. Fan violence, वो लोग जो खेलों के परस्तार हैं, जो खेल देखने के लिए आते हैं, जो खेलों में हिस्सा नहीं लेते खुद लेकिन स्टेडियम्स में मौजूद हैं या ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां कलेक्टिवली स्पोर्ट्स देखी जा रही हैं. आपको याद होगा हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उनमें भी वायलेंस बहुत हद तक पाया जाता है और उनका जो वायलेंस है वो भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है. मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि साउथ अमेरिका में लोगों ने बहुत ज़्यादा वायलेंस शो किया, सच दैट मैनी पीपल डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड फैन वायलेंस और स्पेक्टेटर वायलेंस. I also reported to you in the last lecture and today also that in many Asian countries it has been observed in the last 1 or 2 or 3 decades that spectators or fans become violent while watching sports, particularly cricket.
and they set the stadia or a certain part of the stadium on fire, and that is extremely dangerous for sports and, of course, to the detriment of sports as an entertainment. That is why psychologists related to sports are trying to understand fan or spectator violence so that it can be curtailed, it can be controlled, and it can be completely eliminated. स्पोर्ट्स में फैन या स्पेक्टेटर वायलेंस जो है, माहिरीन नफ्सियात ने देखा है, उसका ताल्लुक है कुछ चंद लोगों के साथ. Psychologists have seen that in fans or spectators there is a group of people who instigate others, who lead others, who are more aggressive than others, who are more violence prone than others, and that small group instigates others to become more violent. और फैन या स्पोर्ट्स वायलेंस का जो स्पार्क है वो ऐसे लोगों से आ रहा है जो इंस्टिगेटर्स हैं. ये कौन लोग हैं इंस्टिगेटर्स? इनका भी माहिरीन नफ्सियात ने तज्जिया किया है कि ये वो लोग हैं who instigate others to become violent while watching sports. These are the instigators are the people who themselves are very high on violence scales, जो खुद बुनियादी तौर पर उनकी शख्सियात ऐसी हैं कि वो वायलेंस या अग्रेशन की तरफ ज़्यादा माइल हैं. आप जानते हैं कि जैसे युंग ने हमें बताया था कि पर्सनालिटी टाइप्स हैं, इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो वायलेंस प्रोन हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वायलेंस प्रोन नहीं हैं. जैसे युंग ने कहा था that there are introverted types and there are the extroverted types. Similarly, psychologists have identified two types of people, those who are more violence prone and those who are less violence prone. वो लोग जो अग्रेशन या गुस्से की तरफ या वायलेंस की तरफ ज़्यादा माइल हैं और वो लोग जो गुस्से की तरफ या वायलेंस की तरफ कम माइल हैं. तो स्पोर्ट्स में फैन वायलेंस या स्पेक्टेटर वायलेंस जो है, पहली बात तो ये देखी गई कि कुछ लोग, चंद लोग जो हैं वो बाकी लोगों को वायलेंस की तरफ इंस्टिगेट करते हैं. दे आर लाइक ए स्पार्क. एंड देन हु आर दोज पीपल? These are the people who as individuals score high, who are more prone to violence, whose personality disposition is more towards expressing themselves in violent manners, in aggressive manners. तो अगर स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट इन लोगों को समझ लें, इन लोगों को कंट्रोल कर लें, तो फैन वायलेंस भी कंट्रोल हो सकती है. But we will talk about that later. For the time being, understand that fan or spectator violence is related to instigators, and those instigators are people who are high on violence prone predisposition in their personalities. इससे आगे चलते हैं और आप देखते हैं कि वायलेंस का स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस पर या अग्रेशन का स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है. आप बताइए कि क्या ख्याल है आपका, अगर एक शख्स या एक टीम मेंबर या एक टीम या टीम का कुछ हिस्सा वायलेंट हो, अग्रेसिव हो, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस एज इंडिविजुअल्स, एज ग्रुप्स और एज टीम्स, विल द परफॉर्मेंस बिकम बेटर और विल द परफॉर्मेंस डिटीरियरेट? आपका क्या ख्याल है? आपने अब तक बहुत सी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में आगाही हासिल कर ली है. उस नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए आप बताइए आपका क्या ख्याल है. विल अग्रेशन लीड टू, इन योर ओपिनियन, ए बेटर परफॉर्मेंस, और विल अग्रेशन इन योर ओपिनियन लीड टू ए डिक्रीज इन परफॉर्मेंस और ए डिटीरियरेशन इन परफॉर्मेंस? क्या अग्रेशन की वजह से स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस आपके ख्याल में बेहतर हो जाएगी पहले से,
या क्या आपके ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस पहले से बदतर हो जाएगी? आपने बिल्कुल ठीक बताया और बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं बदतर हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं वन ऑफ द रीजंस ऑफ डिटीरियरेशन इन परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इज when your attention becomes divided. If the attention is focused, then performance is better. If the attention is divided or defocused, then the performance deteriorates. As a result of aggression and expression of aggression, first thing that suffers is attention focus. When attention focus is divided, performance decreases, performance deteriorates, and that is exactly what happens. Another factor that affects the performance in a negative manner when a person becomes aggressive in sports is that aggression is a distracting variable. वो गुस्सा या गुस्से का इजहार जो है वो आपको या स्पोर्ट्स पर्सन को आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, एंड दैट ऑफ कोर्स लीड्स टू डिटीरियरेशन इन परफॉर्मेंस. इसको हम दो नुक्ता नज़र से भी देख सकते हैं. डिटीरियरेशन इन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और डिटीरियरेशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए टीम. एक्सप्रेशन ऑफ अग्रेशन results in deterioration of individual performance, and expression of aggression results in deterioration in the performance of the team as a whole. तो aggression जो है, इसका इजहार जो है, इसका परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक है? दोनों सतह पर, इंडिविजुअल की इनफिरादी सतह पर और ग्रुप या टीम और इज्तिमाई सतह पर जो परफॉर्मेंस है वो डिटीरियरेट होती है, डिटीरियरेट ही होती है. इसलिए माहिरीन नफ्सियात की कोशिश है कि वो अग्रेशन को कंट्रोल करें ताकि इंडिविजुअल की और टीम की परफॉर्मेंस जो है वो डिटीरियरेट होने से बच जाए, उसमें डिटीरियरेशन ना आए. अब ये अगली चीज़ जो इसमें देखने वाली है, अभी हम इसका भी जिक्र करेंगे कि कैसे किया जा सकता है, कैसे डिटीरियरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन एक और चीज़ गोशगुजार करना चाहूँगा. मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम 8 चीज़ों पे गौर करेंगे एग्रेशन से मुतल्लिक स्पोर्ट्स में. अभी तक हमने 6 चीज़ों पे गौर किया है. 7वीं चीज़ का जो हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे, दैट रिलेट्स टू, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स ऑल्सो, एंड यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दीज फैक्टर्स ऑल्सो. Those relate to situational factors related to sports setting and the relationship of those situational factors with aggression or violence. क्या कोई ऐसे माहौलियाती अवामिल भी हैं जिनकी वजह से आपके ख्याल में कोई टीम या इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है? मैं इसी सवाल को एक और तरह आपसे पूछना चाहूंगा. अपने जहन में लाइए, क्रिकेट मैच बिटवीन अस एंड वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज. आर वी द सेम टीम व्हेन वी आर प्लेइंग a cricket match against the neighboring country or against a country, let us say from England or such as England? Or are we a different country? Or are we a different team? We are, of course, someone as a team who is more charged when we are playing against the neighboring country than we are playing against a European team such as England. Why is that? Because that is a kind of a situational factor. एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा. अगर हॉकी या क्रिकेट का मैच हम जून या जुलाई के महीने में खेलें और पाकिस्तान या एशिया के वेदर में खेलें,
तो क्या लोग खेलते हुए ज़्यादा अग्रेसिव होंगे या कम अग्रेसिव होंगे बनिस्बत ऐसे मौसम में जब गर्मी कम हो, मिसाल के तौर पर नवंबर या दिसंबर में? जाहिर है आप जवाब सही दे रहे हैं और सही सोच रहे हैं कि गर्मियों के दौरान जब टेम्परेचर्स जो हैं वो ज़्यादा हाई हैं और सूरज अपनी पूरी तमाज़त से चमक रहा है, इस वक्त इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि लोग गेम्स के दौरान ज़्यादा अग्रेसिव हों। एंड दिस इज़ what is called the first factor related to situation and related to an aggression in sports. Research has shown that the higher the temperature where the sport activity is taking place, the higher the expression of aggression. अगर दर्जा हरारत खेल के दौरान खेल के मैदान में बहुत ज़्यादा हो तो ये देखा गया है कि अग्रेशन का इजहार भी ज़्यादा होता है. And that is the first factor related to situation, related to sports, related to aggression. दूसरा फैक्टर जो है that relates to the perception of the sports person in relation to somebody else's intention. ये थोड़ी सी आपको इस वक्त पेचीदा बात लगेगी, लेकिन मैं सिंपली समझाने की कोशिश करता हूं. अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन ये महसूस करे, ये परसीव करे, इस बात का उसको इदराक हो, शक हो कि जो उसका ओपोनेंट है वो ओपोनेंट उस पे अग्रेशन करने वाला है, तो फिर ये शख्स जो है ये पहले ही अग्रेसिव हो जाएगा. If A feels that the opponent B is going to be aggressive, then A himself would become aggressive. So A's perception of the intention of B makes A aggressive. This is what is called perception of victim's intent, making a person aggressive. The second situational factor related to aggression, related to sports. तीसरी चीज जो इस रेफरेंस में देखने वाली है, that is the fear of retaliation. If a person feels that his aggression would lead to higher level of aggression from the other person, then this person would become overtly or would initiate greater aggression. इससे क्या मुराद है? जैसे मैंने पहले कहा, ये थोड़ा सा complicated है, but I'll explain it simply to you. Fear of retaliation means that A feels that his aggression would be returned in a very high manner by the opposing team's person B, and that fear in the mind of A leads to aggression. That is what is called fear of retaliation as one of the situational factors related to sports, related to aggression. चौथी चीज जो आपने इस रेफरेंस में देखनी है, that is the nature of some games. We are talking about situational factors related to aggression, related to sports. The fourth thing in this context is the nature of the game itself, the structure of the game itself. There are games which are aggression generating. There are games which are not aggression generating. Aggression generating game की एक मिसाल आप दीजिए, ज़हन में लाइए. Boxing, wrestling. These are games that are aggression generating. किसी ऐसी गेम की मिसाल ज़हन में लाइए जो aggression generating नहीं है. Ice skating, that is not aggression generating. तो कुछ गेम्स की नेचर जो है वो ऐसी है कि वो एग्रेशन को जनरेट करती हैं. ऐसी गेम्स में अग्रेशन जो है वो ज्यादा दिखाई देता है. So when we are talking about situational factors, the fourth factor, that is the nature of the structure of the game. The structure of the game, the nature of the game itself may be aggression generating, or the structure or nature of the game may be such that it does not generate aggression. अभी मिसाल दी मैंने बॉक्सिंग और आइस स्केटिंग. दो गेम्स हैं जिसमें
जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. वन जनरेटिंग अग्रेशन, द अदर नॉट जनरेटिंग अग्रेशन. अगली चीज़ जो रिलेटेड है सिचुएशंस के साथ, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड टू अग्रेशन इन स्पोर्ट्स, इज द राइवलरी और familiarity between the teams or between people. If there is familiarity between people, between sports persons, between the opponents, between the team members, then that familiarity would tend to lower aggression. If there is rivalry between teams, if there is rivalry within one team amongst sports persons, that rivalry would tend to generate aggression. If there is more frequency of meeting between a team and the other team, that frequency will lead to familiarity, and familiarity, we know, leads to lesser expression of aggression. So rivalry may increase. There are other factors related to it. Familiarity may decrease, and frequency of contact may also decrease. तो ये तीन एलिमेंट्स जो हैं, राइवलरी, फेमिलियरिटी और फ्रीक्वेंसी, ये भी सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो अग्रेशन पे असरअंदाज हो रहे हैं स्पोर्ट्स के दौरान. और आखिरी चीज़ जो इस ज़मन में आप देखना चाहेंगे या आपको देखनी चाहिए, दैट इज़ गोल ओरिएंटेशन. हमने आपको बताया था कि कुछ लोग और कुछ टीम्स जो हैं वो गोल ओरिएंटेशन की तरफ माइल हैं. दे वांट टू अचीव देयर गोल्स, एंड देयर आर टीम्स हु आर नॉट सो कंसर्न्ड विद अचीविंग गोल्स इन स्पोर्ट्स. ये हाई गोल ओरिएंटेशन जो है ये अग्रेसिव बिहेवियर को पैदा करती है. हाई गोल ओरिएंटेशन मीन्स दैट देयर इज लेस रिस्पेक्ट फॉर the others, referees, coaches, competition, and more upon achieving the goals. When a person or a team is focused on achieving the goal, regardless of other factors, then of course that person is going to be more aggressive. The higher the goal orientation, the higher the probability of him or the team becoming more aggressive or more violent. तो ये factors हैं जो aggression या violence से related हैं, which are related to or which can be considered the situational factors. चलिए इससे आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि हम कैसे स्पोर्ट्स में इस aggression या violence को कम कर सकते हैं. हमसे मेरी मुराद माहिरीन नफ्सियात क्या तरीके अख्तियार करें कि स्पोर्ट्स में वायलेंस या अग्रेशन कम हो जाए. देखें, पहली बात तो आपको ये इसमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वायलेंस या अग्रेशन जो है वो दो सतहों पे उसका इजहार हो रहा है. स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड फैंस या स्पेक्टेटर्स. इस बात को ज़रूर जहन में रखिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन in aggression in related to sports, we are talking about two levels here. We are talking about aggression or violence amongst sports persons, whether males or females, whether big or small, whether individual events or group events or team events, but sports persons in the arena, in the sports field. And then we are talking about violence related to sports in the spectators or fans who are not in the arena but who are around the arena. इन दोनों में माहिरीन नफ्सियात जो हैं उनको स्पोर्ट्स वायलेंस को कम करना है, तो ये ज़रूर मद्देनज़र रखिए. अब इससे आगे चलते हैं. तो पहली बात जो है वो ये है कि स्पोर्ट्स में वायलेंस कैन बी मिनिमाइज्ड और रिड्यूस्ड बाय टू थिंग्स. नंबर वन, क्रिएटिंग अवेयरनेस, एंड नंबर टू, रोल प्लेइंग. अवेयरनेस ट्रेनिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, अगर माहिरीन नफ्सियात उनको इस बात का
शऊर दिला दें, उनकी तवज्जो इस तरफ कर दें, उनका इदराक का हिस्सा बना दें कि वो वायलेंस की तरफ माइल हैं या अग्रेशन की तरफ माइल हैं, तो ये अवेयरनेस ट्रेनिंग जो है, इसकी वजह से स्पोर्ट्स पर्सन्स में वायलेंस कम हो सकता है. Generally speaking also, role playing is one of the ways in which violence may also be or aggression may also be reduced. आप जानते हैं, हमने जब आपको बताया था हिस्ट्री एंड सिस्टम से मुतल्लिक और जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का, हमने रोल प्लेइंग एज ए मेथडोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग one's own position and the position of the opponents. We explained that to you. Role playing is putting yourself in the shoes of your opponent and then feeling the same thing. So if the sports persons are taught, are trained by sports psychologists to play the role of the victims, that would increase the awareness of the sports persons of how the victim feels and thereby curtail his or her violence or his or her aggressive behavior. पहले देखते हैं कि एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन्स में हम वायलेंस कैसे कम कर सकते हैं. One of the ways the psychologists suggest is to present to those people, sports persons, non-violent models to imitate and copy. अगर स्पोर्ट्स पर्सन्स को ऐसे मॉडल्स दिखाए जाएं, ऐसे लोगों का बिहेवियर दिखाया जाए जो मुश्किलात में या प्रेशर में ड्यूरिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स do not show violent or aggressive behavior, then these non-violent, non-aggressive models are copied, are imitated by the observers, by the sports persons, and that is one technique of reducing violence in sports persons, to expose them to non-violent models. एक और तरीका जो माहिरीन नफ्सियात इसमें इस्तेमाल करते हैं, that is called the usage of reward or punishment for expression of violence or for showing lack of violence. Punishment for expression of violence or aggression and reward for showing patience and restraint in expression of violence or aggression. आप जानते हैं, आपने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा, कंडीशनिंग के दौरान भी मैंने आपको गुजारिशात की होंगी, दैट वन ऑफ द वेज ऑफ रिड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो हम नहीं चाहते कि एक शख्स में पाया जाए, वन ऑफ दैट वेज ऑफ curtailing, reducing undesirable behavior is to punish the undesirable behavior. In this case, the punishment of the undesirable behavior is the punishment of aggressive or violent behavior. The punishment could take many forms. It could mean fines. आप जानते हैं क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में, 2020 में, वनडे में, अब अगर कोई अग्रेसिव या वायलेंट बिहेवियर दिखाए कोई प्लेयर, तो जो ज्यूरी है या जो रेफरीज हैं, मैच रेफरीज हैं, दे levy immediate punishment, and that is to curtail or withdraw the fee of the person who has shown that aggressive behavior or violent behavior. Punishment जो है वो भी एक जरिया है एक violent या aggressive behavior को कम करने का, लेकिन उसके अलावा reward जो है वो भी एक तरीका हो सकता है violent या aggressive behavior को कम करने का. वो कैसे? कि जब कोई शख्स प्लेयर जो है वो रेस्ट्रेंट शो करे, वो सब्र शो करे, वो शो करे कि वो जहां उसको अग्रेसिव होना चाहिए था वो अग्रेसिव नहीं हुआ, तो उसको उस रेस्ट्रेंट का रिवॉर्ड मिले, देन ऑफ कोर्स दैट वुड बी वन ऑफ द वेज ऑफ curtailing violent or aggressive behavior. Next time he would do the same thing. He would curb his aggression, he would curb his violence, he would show restraint in aggression and violence just to get that reward. And that is, as punishment is a kind of reinforcement that could help to reduce aggression. Similarly,
reward could also be a kind of a reinforcement that will induce people to curtail or cut down their violence. चलिए इससे आगे चलते हैं. How about aggression or violence exhibited or shown by or manifested by fans or the audience or the spectators? उसको कैसे कम किया जा सकता है? उसको कम करने के तरीके भी माहिरीन नफ्सियात ने दिखाए हैं. हमने आपसे गुजारिश की थी कि violence is to be curtailed at two ends, from the point of view of the sports persons and from the point of view of the spectators. अभी हमने sports persons के तरीके देखे. Let us take a look at the methodologies that sports psychologists recommend to curtail aggression or violence on the part of fans or the spectators. सबसे पहली बात जो इस ज़मीन में माहिरीन नफ्सियात पॉइंट आउट करते हैं वो ये है that fans or spectators must be closely supervised. उनको इस बात में खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए कि वो जो भी सामान स्टेडियम में लाना चाहें वो ले आएं, जैसा भी करना चाहें स्टेडियम में ऐसा करें. No, they should be closely supervised. Particularly those fans or those individuals or those groups who have shown a history in the past of showing aggressive or violent behavior while watching sports. उनको ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको सुपरवाइज करना चाहिए. दूसरी बात यह है कि कुछ ममालिक में अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं उनका इस्तेमाल अलाउड है. While the sports people, while the spectators are watching sports, the sports fans are allowed certain alcoholic drinks that sports psychologists recommend must be banned, must be curtailed. Alcoholic drinks, sports psychologists emphasize, must not be allowed to be used by spectators or fans while they are watching sports, because research shows that alcohol diminishes our sense of responsibility and our sense of propriety, and therefore when alcohol is allowed to spectators or fans in the sports arena, that diminishes their sense of responsibility and they tend to become more violent and aggressive. So usage of alcoholic beverages, alcoholic drinks, it is recommended by sports psychologists, must be curtailed, must be limited and must be stringently controlled. माहिरीन नफ्सियात कहते हैं the usage of media has a very powerful effect. If people on television, radio, newspapers go on and say that fans and spectators must not exhibit violent behavior, then that kind of reaction from the media would result in curtailment of violent and aggressive behavior on the part of sports people. इसका बहुत गहरा असर है. मीडिया का बहुत गहरा रोल है और मीडिया अगर अपना रोल प्ले करता है in controlling violence in sports or in controlling aggression in sports, then research has shown that violence or aggression related to fans and related to spectators is controlled to a very great extent. और आखिरी चीज़ जो माहिरीन नफ्सियात इस ज़िमन में बताते हैं या रिकमेंड करते हैं, that is to give severe punishments, quick and severe punishments to spectators who show aggressive or violent behavior. जब हम पहले बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि माहिरीन नफ्सियात ने ये इस बात की निशानदही कर दी है कि जो स्पोर्ट्स रिलेटेड फैन वायलेंस या स्पेक्टेटर वायलेंस है उसमें कुछ कोर एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंस्टिगेट करते हैं वायलेंस या अग्रेशन को. और हमने माहिरीन नफ्सियात ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि वो कोर एलिमेंट्स जो हैं जो इंस्टिगेट करते हैं, those are those people or groups of people who themselves are high on violence scales, जो खुद ज़्यादा वायलेंस की तरफ माइल हैं. अगर माहिरीन नफ्सियात उनकी निशानदही करें और जो कर चुके हैं तो फिर one of the ways in which the violence or aggression in sports related to spectators can be curtailed or controlled is to swiftly
and severely punish those instigators, a small number of people. Identify them, catch hold of them, and swiftly and severely punish them. And then the rest of the arena would become less violent or less aggressive. ये चीज़ें माहिरीन नफ्सियात recommend करते हैं in relation to curtailment of violence or aggression related to fans or spectators. हमने देखा कि वायलेंस या अग्रेशन की जो कर्टेलमेंट है, जो इसमें जो कमी लाने का तरीका हायकार हैं, उसको माहिरीन नफ्सियात दो लेवल पर डील कर रहे हैं, at the level of the sports persons and at the level of fans or spectators. Before we end today's lecture, let us recap what we had talked about. We talked about aggression and violence in sports, and in that context, we talked about 5 or 6 things today. Number 1, we talked about the cathartic effect of violence or aggression. हमने बताया आपको कि जब एक शख्स अग्रेसिव होता है या वायलेंट बिहेवियर शो करता है तो उसको कैथारसिस होता है, and that catharsis leads to further violence, leads to further aggression. दूसरी बात जिसका हमने जिक्र किया आपसे वो ये है कि क्या हम वायलेंस या अग्रेशन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स को मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, हमने आपको 4 इन्वेंटरीज या 4 मेजर्स का जिक्र किया, जिनमें से 2 स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. याद आया आपको? वी टॉक्ड अबाउट 2 स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स रिलेटेड मेजर्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स. फिर हमने तीसरी बात की थी इससे मुतल्लिक आज फैन वायलेंस और स्पेक्टेटर वायलेंस से मुतल्लिक, कि वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेडियम्स के अंदर नहीं है, प्लेइंग फील्ड में नहीं है, बल्कि एरिना में भी है. जो स्पेक्टेटर्स या दूसरे लोग देखने वाले हैं, फैंस हैं, वो भी वायलेंट हैं, वो भी अग्रेसिव हैं. फिर हमने इसका जिक्र किया कि वायलेंस या अग्रेशन का परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक है, और इसमें हमने देखा कि परफॉर्मेंस जो है वो डिटीरियरेट होता है. फिर हमने जिक्र किया कि वो सिचुएशनल फैक्टर्स क्या हैं जो अग्रेशन को या वायलेंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं. इसमें भी हमने जिक्र किया था कुछ फैक्टर्स का, सच एज टेम्परेचर. और आखिर में हमने आज आपको बताया कि वायलेंस को या अग्रेशन को स्पोर्ट्स में रिड्यूस करने के क्या तरीके हैं, और इससे मुतल्लिक हमने आपको बताया था कि उसको रिड्यूस करने के तरीके जो हैं उसको हम 2 लेवल पे डील कर सकते हैं. वो कौन कौन सी लेवल्स हैं? लेवल्स एट द स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड द अदर लेवल द एंड ऑफ द फैंस और द स्पेक्टेटर्स. That is what we talked about. Hopefully, it has made a lot of sense to you. Do look up this lecture. Next time, we'll pick up something new and more interesting for you. Until that time, Khuda Hafiz, God be with you.